गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ थर्ड ईयर में। इसमें आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोटो केमिस्ट्री यानी प्रकाश रसायन। प्रकाश रसायन जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, ऐसी कोई भी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है वो फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। जैसे कि एक सामान्य अभिक्रिया हम वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, पत्तियों द्वारा क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट को बनाना। जैसा कि आपको अभिक्रिया में दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में जो पादप है वो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज इत्यादि बनाते हैं। तो ये एक सामान्य होने वाली प्राकृतिक अभिक्रिया है जिसे हम प्रकाश रसायन के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। प्रकाश रसायन के कुछ विशेष सिद्धांत हैं। हम क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इसलिए हम उसके विभिन्न सिद्धांत हम पढ़ते हैं। पहला सिद्धांत है ग्रोथस-ड्रैपर लॉ, ग्रोथस-ड्रैपर नियम। इस नियम के अनुसार प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों के साथ संपन्न होती हैं जिनका कि उस निकाय द्वारा अवशोषण हो। अर्थात यहाँ पर हमने जो अभिक्रिया देखी थी जिसमें क्लोरोफिल बनता है, प्रकाश में हम जानते हैं कई सारे वेवलेंथ्स होते हैं, तरंगें होती हैं, उनकी अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है। तो जो भी पदार्थ उपस्थित है जैसे क्लोरोफिल है वो किसी विशेष प्रकार के तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करके ही अभिक्रिया को संपन्न करता है। तो अभिक्रिया के संपन्न होने में उस निकाय द्वारा प्रकाश का विशेष तरंगों का ही, विकिरणों का ही अवशोषण होता है और उसके पश्चात उत्पाद की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया अगर होने वाली है तो वो अभिक्रिया में जो पदार्थ इस अभिक्रिया को करने वाला है वो पदार्थ अपने लैम्डा मैक्स एक ऐसी तरंग दैर्ध्य है जिस पर कि वो पदार्थ सबसे ज़्यादा अवशोषण दिखा देता है। वो तरंग दैर्ध्य जिसको कि कोई भी पदार्थ सबसे अधिकतम अवशोषित करे वो उस पदार्थ की लैम्डा मैक्स कहलाती है। तो उस लैम्डा मैक्स के अवशोषण के पश्चात ही पदार्थ अभिक्रिया करता है। इस लैम्डा मैक्स को ज्ञात करने का तरीका हम अपनी पुरानी क्लासेस में अगर आपने पढ़ा हो या स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा था कि कोई पदार्थ पर विभिन्न प्रकार के तरंगदैर्ध्य डाली जाती है और उसका अवशोषणांक देखा जाता है। किसी एक तरंगदैर्ध्य या दो तरंगदैर्ध्य को वो पदार्थ विशेष करके अधिक अवशोषित करता है। उसमें सबसे अधिकतम अवशोषित होने वाले तरंगदैर्ध्य को हम उस पदार्थ का लैम्डा मैक्स कहते हैं। जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन हम देखें, हम क्या करते हैं, ये हम अपने प्रैक्टिकल्स में भी करते हैं जो आप इस वर्ष नहीं कर पाए हैं। प्रैक्टिकल्स में भी हम प्रायोगिक रूप से पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन को हम विभिन्न स्पेक्ट्रोस्कोपी में रख कर, स्पेक्ट्रोस्कोप फोटोमीटर में रख करके उस पर विभिन्न प्रकार के तरंगदैर्ध्य एक सीक्वेंस में डालते जाते हैं और उसका अवशोषणांक ज्ञात करते जाते हैं। तो जब हम किसी पदार्थ का ग्राफ बनाएं तो उस पदार्थ पर डाली जाने वाली लैम्डा और उसका एब्जॉर्बेंस, इन दोनों के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस तरह से ग्राफ मिल सकता है। डिपेंड करता है पदार्थ तो ये क्या अवशोषित कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी एक तरंग दैर्ध्य पर पदार्थ का अवशोषण जो है वो मैक्सिमम दिखाता है। उस वेवलेंथ को, उस तरंग दैर्ध्य को, लैम्डा को वो पदार्थ सबसे अधिक अवशोषित करता है। ये उस पदार्थ की कहलाती है लैम्डा मैक्स, जिसे कि हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नियम है प्रकाश रसायन तुल्य का नियम या स्टोक्स आइंस्टीन का नियम। इस नियम के अनुसार प्रकाश रासायनिक प्रक्रम के प्रथम चरण में क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु एक फोटोन द्वारा सक्रिय होता है, अर्थात अणु उस फोटोन का अवशोषण करता है। यहाँ पर इस नियम के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश रैंडमली अवशोषित नहीं किया जाता। एक पर्टिकुलर फोटोन पैकेट होता है
उसको अवशोषित करता है। ऐसा नहीं कि तरंग दैर्ध्य 1 पॉइंट समथिंग करके उसने अवशोषित कर ली है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है उसी को अवशोषित करता है और उसके पश्चात वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। इसकी वैल्यू हम फोटोन से या एच न्यू से मानते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, आप देख सकते हैं एक पदार्थ ए है जो अवशोषित करता है किसी पर्टिकुलर तरंगदैर्ध्य को। यहाँ पर हमने स्टोक्स आइंस्टीन लॉ में इसको हमने फोटोन कहा है। फोटोन को अवशोषित करता है और फोटोन के अवशोषण के पश्चात वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। फोटोन हम अच्छे से जानते हैं कि ऊर्जा के पैकेट्स हैं जिनमें एक पर्टिकुलर मात्रा की ही ऊर्जा हमें मिलती है। ए उत्तेजित अणु उसके पश्चात अपनी विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है और हमें उत्पाद देता है। तो इसमें हम इस नियम को इस तरह से भी समझ सकते हैं, किसी भी फोटोन की जो ऊर्जा है वो NH न्यू के द्वारा दी जाती है, जिसमें N अवोगाद्रो संख्या है, H प्लैंक कांस्टेंट है और सिर्फ जो न्यू है वो अवशोषित विकिरण की आवृत्ति है। जो प्रकाश पदार्थ पर गिर रहा है उसमें उसने जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्व करी है उसी को हम यहाँ पर उसकी एनर्जी से तुल्य मानते हैं। बाकी सब यहाँ पर स्थिरांक है। तो ये जैसा कि हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा होता है, तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दें तो हमें इस तरह से इसकी कैलकुलेशन के पश्चात, सब मान रखने के पश्चात जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें E इज इक्वल टू 2.859 अपॉन लेमडा कैलोरी पर मोल प्राप्त हो जाता है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। जो आइंस्टीन में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो E इज इक्वल टू NH, यहाँ पर N नंबर है और यहाँ आप देख सकते हैं इसी को आगे हम लेके चले। अवोगाद्रो संख्या E एनर्जी फोटोन के आइंस्टीन कहलाती है। और इसके पश्चात अगर हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैलकुलेट करने चलें तो इतने कूलॉम वोल्ट हमें या जूल हमें इतनी एनर्जी उसमें प्राप्त होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्वल टू इतने जूल। चलिए इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन ये कैसे संभव होता है। जैसा कि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा है, आणविक कक्षक सिद्धांत में पढ़ा है कि जब दो कक्षक आपस में जुड़ते हैं तो जब बंध बनता है ऐसी स्थिति में हमें आधी संख्या में कम ऊर्जा के कक्षक और आधी संख्या में उच्च ऊर्जा के कक्षक मिलते हैं। इन्हें हम बंधी कक्षक और अबंधी कक्षक कहते हैं। तो इन कक्षकों के बीच अब आप देख रहे हैं, अगर हम हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और जब ये दो कक्षक आपस में जुड़ते हैं तो एक उच्च ऊर्जा का और एक निम्न ऊर्जा का कक्षक बन जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो दोनों निम्न ऊर्जा के कक्षक में भर के, ये हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन एटम का, तो हमें बंधन यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है। और जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं और मॉलिक्यूल स्थायी होता है। अब उत्तेजित अवस्था में जब इस पर कोई हम रेडिएशन डालें, ज़रूरी नहीं है कि वो दृश्य प्रकाश ही हो, प्रकाश का पराबैंगनी क्षेत्र या अन्य क्षेत्र भी हो सकता है। स्पेक्ट्रम हम पहले पढ़ चुके हैं। स्पेक्ट्रम से तात्पर्य हमारा होता है विभिन्न प्रकार के तरंग दैर्ध्य को उनकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के अनुसार, विभिन्न तरंगों को उनकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के अनुसार एक सीक्वेंस में हम लोग जमा देते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में, और इस पूरे को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम से तात्पर्य खाली सफ़ेद प्रकाश नहीं होता है। स्पेक्ट्रम में हमारी कॉस्मिक रेज, गामा रेज, बीटा रेज और इसके अलावा रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स और यूवी विजिबल और IR, ये सारी ही वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य आती हैं। अब माना इस हाइड्रोजन बंध में स्थायित्व है, इस पर कोई प्रकाश गिरे और वो इसमें जो बंधी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उत्तेजित करके इस एंटी बॉन्डिंग में ले आए।
वो प्रकाश किसी भी तीव्रता का हो सकता है, कोई सा भी प्रकाश हो सकता है जो अवशोषित हो और इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट हो जाए। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल में विभिन्न तरंग दैर्ध्य के गिरने के पश्चात उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजना, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर उपस्थित विभिन्न जो हमारे कक्षक हैं उन पर निर्भर करता है। वो कितने प्रकार का हो सकता है। सिग्मा, ये जो हमारा ऑर्बिटल था वो सिग्मा, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग था। सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन हम और एग्जांपल्स में आगे देखते रहेंगे। सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन, एन से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन और एन से पाई स्टार में ट्रांजिशन। एक एक करके हम इन सभी उत्तेजनाओं को पढ़ेंगे। सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन सारे ही अणुओं में पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें मीथेन, जिसमें कि कार्बन पर 4 बंध हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और जैसा कि हम जानते हैं सभी सहसंयोजक बंध है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा ये बंध बने हुए हैं। अब इस मॉलिक्यूल में केवल सिग्मा और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार बनते हैं। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में एक ही प्रकार का ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स का पाया जाता है, वो है सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन का उत्तेजना होना। अब क्योंकि एक सिग्मा और दूसरे सिग्मा स्टार में एनर्जी में बहुत, ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर होता है, इसलिए ये दृश्य प्रकाश अवशोषित करके नहीं पाया जाता। इसके बजाय ये अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करके ये ट्रांजिशन होता है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस तरह का ट्रांजिशन उन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है जिसमें कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग सिग्मा बंध उपस्थित हो। जैसे कि हम एग्जांपल देखें, कार्बन और क्लोरीन। क्लोरीन के पास में एक इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और कार्बन के साथ में ये एक सिग्मा बंध भी बनाता है। तो सिग्मा बंध बनने से इसमें एक सिग्मा कक्षक और एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल ये प्रेजेंट होता है, और साथ ही में क्लोरीन के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी उपस्थित होते हैं। तो इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ जो एनर्जी लेवल है उससे सिग्मा स्टार में एक्साइटेशन और सिग्मा का सिग्मा स्टार में एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पाया जाता है। जैसा कि आपको इनके ऊर्जा तल से दिखाई दे रहा है, यहाँ एन और सिग्मा स्टार में ऊर्जा का अंतर कम होता है, इसलिए ये कम ऊर्जा वाली रेडिएशन को अवशोषित करके ये उत्तेजना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके सिग्मा स्टार में जा सकता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखें, आपको दिखाया गया है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और सिग्मा बंध उपस्थित है, उनमें इस तरह के दोनों ट्रांजिशन पाए जाते हैं। चलिए इसके आगे क्या हम ट्रांजिशन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।